अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः चैत्र पौर्णिमा हनुमान जयंती अथवा हनुमान जन्मोत्सवः दिनांक 6 एप्रिल 2023 भावप्रकाश निघंटू हरितक्यादिवर हरितकी शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकः तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्य गृहीत्वा हि सुरेश्वरः अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। हरितकी तृप्तिघ्ना अर्शोघ्ना कुष्ठघ्ना विरेचनी कासहरा ज्वरहरा संज्ञास्थापनी प्रजास्थापनी वयस्थापनी च। तो चरक सूत्र सन अध्याय 4 से ये सभी बातें ली गई है। तो तृप्तिघ्न है, अर्शोघ्न है, कुष्ठघ्न है, विरेचनी है, कासहर ज्वरहर, प्रजास्थापनी भी है। तो अध्वातिकन्नो बलवर्जितश्च गर्भवती च नारी विमुक्त रक्त शोभयाम न खादती, कैसे करेंगे? प्रजास्थापनी भी है और गर्भिणी को नहीं खानी है। इस प्रकार से तो कोलटकर सर का कहना था कि प्रजास्थापन होने तक हरितकी का सेवन कर सकते हैं, एक बार गर्भधारणा हो जाए तो फिर हरितकी नहीं लेनी है। वैसे दूर्वा प्रजास्थापन में अच्छी है और मैं सभी गर्भिणियों को दूर्वा सभी अन्न काल में, सभी औषध काल में देता रहता हूँ इस प्रकार से। लवणं वर्जयित्वा शेषाः पंचरसाः हरितक्याः सन्ति तेषु कषायो रसः अस्यां बाहुल्येन अस्ति। तो 5 रस है लवण छोड़ के, और कषाय रस उसमें ज्यादा मात्रा में है। कषाय रस बहुला पे हरते कि विपाक के न कटुका, लेकिन फिर भी इसका विपाक कटु नहीं है, किंतु विपाक है मधुरा। विपाक मधुर इस प्रकार का है, इसलिए सृष्ट विन्मूत्र इस प्रकार की वो कही जाती है। कषाय द्रव्य प्रायशः शीतन किंतु हरते की वीर्य है उष्णा। तो कषाय प्रायः शीत होना चाहिए, लेकिन हरते की उष्ण वीर्य है। एवं रसानुकूलो विपाकः रसविपाक विपाकोनुकूलं वीर्यं हरतक्याः नास्ति। तो रसानुकूल विपाक या रस विपाक के अनुकूल वीर्य इस प्रकार का हरित का नहीं है। तस्मात् हरित विचित्र प्रत्यारब्ध, और इसलिए हरित की विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य कही जाती है। तो जिन द्रव्यों में गुणारंभक महाभूत और द्रव्यारंभक महाभूत अलग अलग होते हैं, वो विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य कहलाते हैं। ये थोड़ा एक अजीब है और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का है।
कि जब संगठन होता है महाभूतों का, तो महाभूतों के संगठन में अगर एक तरीके से संगठन होता रहा तो रस वीर्य विपाक ये सब एक दूसरे को अनुकूल इस प्रकार के रहते। किंतु विचित्र प्रत्ययारब्ध द्रव्यों में विचित्राश्चते प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि कारण, और उससे आरब्ध, उससे जिसका निर्माण हुआ है वो विचित्र प्रत्ययारब्ध कहलाता है। तो इसमें द्रव्यारंभ का और गुणारंभ का ये अलग अलग इस प्रकार से हो जाता है। द्रव्य एक अलग तरीके से बनता है, उसके जो संबद्ध गुण है वो अलग तरीके से बनते हैं, इस प्रकार से कहा जाता है। अभी इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं हुई है हमारे ग्रंथों में। शायद ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में सोच सकते हैं कि जो जो विचित्र प्रत्यारोपित द्रव्य हमारे शास्त्रों में लिखे हैं उनके बारे में द्रव्यारंभ का महाभूत अलग होते हैं, ये जो बात बताते हैं वो हम कुछ हद तक सिद्ध कर सकते हैं क्या? अगर ये बात हो सकती है तो शायद अन्य द्रव्यों के बारे में हम, ये विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है या समान प्रत्यारब्ध द्रव्य है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। हर पुड़ी में मैं दुर्वा डालता हूँ, दुर्वाकल्प। हम दुर्वाकल्प बना के रखते हैं और काफी मरीजों में प्रयोग करते रहते हैं। तो तेच ना, रसानुकूल वीर्य नाही आणि वीर्यानुकूल कार्य पण नाही किंवा रसानुकूल कार्य पण नाही, अशा स्वरूपात। कषाय रसात्मक है तो स्तंभन होना चाहिए, कषाय रसात्मक है तो शीतवीर्य होना चाहिए, लेकिन स्तंभन भी नहीं है हृदय की और शीतवीर्य की भी नहीं है, उष्णवीर्य है। तो इसलिए द्रव्यारंभक जिससे हृदय की बनी वो अलग महाभूत रहे, और जिससे उसके गुण कार्य देखेंगे शीत। हम्म हम्म विचित्र प्रत्यय। हाँ, जिनमें अनुकूलता है वो समान प्रत्यारब्ध बताते हैं। ये- उसको आरंभ करने वाले महाभूत जो द्रव्य को आरंभ करते हैं और जो रसवीर्य विपाक को आरंभ करते हैं वो समान है, तो समान प्रत्यारब्ध द्रव्य है। एक ही कारण द्रव्य। हाँ हाँ हाँ, कर्म भी स्वनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रया गुणा, कर्म के अनुसार समझ। इसके बारे में स्पष्ट निर्देश कहीं पे भी नहीं है। महाभूत कैसे हिस्सा लेते हैं द्रव्य निर्माण के बारे में इस प्रकार से। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड है। और कार्बन के कितने अणु और हाइड्रोजन के कितने अणु और उनका फिर संयोग कैसे हुआ है वगैरह वगैरह, उसके बारे में वो बताती है। तो अगर हम विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्यों के एनालिसिस के बारे में अगर सोच सकते हैं कि महाभूतों का सन्निवेश उसमें किस प्रकार का है, और ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय से है, उनका अलग स्थान नहीं है हमारे हिसाब में देखा जाए। लेकिन फिर भी पंचमहाभूतों के संगठन से द्रव्य बना, हाँ, वो अगर समान प्रत्यारब्ध द्रव्य है तो उसके गुणकर्मों के बारे में हम आसानी से सोच सकते हैं। शीतम वीर्यणीय द्रव्य मधुरम रसपाकयो हो, तो शीतवीर्यात्मक द्रव्य है और रस विपाक मधुर है, तो उसका कार्य केवल रस के द्वारा हम बता सकते हैं इस प्रकार। लेकिन रस अलग, गुण अलग, इस प्रकार की बात अगर हो जाती है, जैसे कि हरित में उन्होंने बताया कि कषाय रस प्रधान है, वो स्तंभक है,
लेकिन उसका कार्य संबंध नहीं है, विरेचन है। कषाय रस कषायम प्रायशः शीतम, तो कषाय प्रायः शीत होता है, लेकिन ये तो उष्णवीर्य है इस प्रकार की। कषाय रसात्मक है, फिर भी विपाक कटु होना चाहिए, तो विपाक कटु नहीं है, विपाक मधुर है इस प्रकार से। तो काफी अंतर हो गया कि जो रसों के द्वारा कार्य होने चाहिए, रस के अनुकूल जो विपाक होना चाहिए वो भी नहीं है, रस के अनुकूल जो वीर्य होना चाहिए वो भी अनुकूल नहीं है, वो कुछ अलग ही है इस प्रकार। तो ये बताते हैं कि द्रव्यारंभक महाभूत अलग होने के कारण विचित्र प्रत्यय से आरब्ध होने के कारण हरितकी में इस प्रकार के विचित्र गुणकर्म आ जाते हैं। अब नए नए द्रव्यों के बारे में कैसे विचार करें, ये एक अहम मुद्दा है। सोयाबीन, टमाटर लेकर बहुत सारे द्रव्य नए हैं जो भारत में नहीं थे पहले जमाने में, तो अभी आ गए हैं और रोजाना खाने में आ रहे हैं। तो ये समान प्रत्यारब्ध द्रव्य है या विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है, इसके बारे में कैसे जाने? तो मुझे लगता है कि आधुनिक केमिस्ट्री का प्रयोग करके उसके अगर स्ट्रक्चर्स को हम भलीभांति सुलझा पाते हैं कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो शायद बात बनेगी कि ये विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है या समान प्रत्यारब्ध द्रव्य है, ये सोच सकेंगे। अभी सोयाबीन के बारे में जो कहा जाता है कि उसमें जो ओमेगा एसिड्स है वो काफी व्यस्त मात्रा में इस प्रकार के है, और इसलिए ओमेगा एसिड से जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता है इस प्रकार से। उसी में कुछ प्रतिबंधक द्रव्य है जो उसमें जो ज्यादा प्रोटीन है वो प्रोटीन एसिमिलेट नहीं होने देता। अब ये बात छिपा के रखी है कंपनी ने तो, लेकिन ये मॉडर्न डाइटेटिक्स में ये बात आती है कि उसमें प्रोटीन का एसिमिलेशन नहीं होता, उसी में एक कुछ द्रव्य ऐसा है कि जो वो एसिमिलेशन नहीं होने देता इस प्रकार से। तो सोयाबीन शायद एक विचित्र प्रत्यारोपित द्रव्य है। अब उसकी केमिस्ट्री पूरी जानेंगे तो शायद कुछ बात बनेगी, और इनके पहले करेंगे इनके बारे में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन विकृति विषम समवाय विचित्र प्रत्यारोपित द्रव्य। विकृति विषम समवाय दो या अनेक द्रव्यों का संग्रह क्या है, इकट्ठा आना इस प्रकार का है, संयोग है। तो उसमें हर द्रव्य की अपनी अपनी खासियत है, और फिर वो जब इकट्ठा हो जाते हैं तो कुछ और ही बनता है। जैसे दुग्ध और दही, दुग्ध और अम्ल, इस प्रकार का जो संयोग है वो, दूध अलग है, फल अलग है, दोनों शायद मधुर मधुर शीत इस प्रकार के हो गए, लेकिन इकट्ठा आने पर विरुद्धान्न बन जाता। तो वहां दो या अनेक द्रव्यों का संयोग है, और यहाँ एक ही द्रव्य के निर्माण के बारे में बात करते हैं। हरितकी हो, तिल हो या और कुछ हो, इस प्रकार के जो विचित्र प्रत्यारोपित द्रव्य बताए गए हैं। तो दो चीजों के हमें बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि आहार्य द्रव्य के बारे में और औषध द्रव्य के। हरितकी वैसे औषध द्रव्य में आती, लेकिन तिल तो आहार द्रव्य है। तो जो इस प्रकार के द्रव्य हो कि जिसके रस के अनुकूल इस प्रकार के उनके परिणाम नहीं दिख रहे हैं, तो उनको विचित्र प्रत्यार। हाँ, तिल कफ पित्त कर है और वात शामक है। उसके संगठन को देखते लगता है कि ये कफ को बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से उनका कहना है कुछ लोगों का, इस प्रकार का। उष्णवीर्य है, स्निग्ध है, फिर भी स्निग्धता से तिल तैल जो है वो कफ नाशक है, लेकिन तिल जो है वो कफ पित्त बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। तो ऐसा क्यों? तो ये बताते हैं कि जब निर्माण होता है, अब हमारे यहाँ इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं है,
मैं बहुत सालों से सोच रहा हूँ कि पंचीकरण की प्रक्रिया वेदांत शास्त्र में लिखी गई है। द्विणुक, त्रिणुक, चतुर्णुक वगैरह इस प्रकार से जो परमाणुओं का चयन होता है और फिर कार्य द्रव्य बनते हैं, ये निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमारे शास्त्र में तो बहस नहीं है, लेकिन पंचीकरण प्रक्रिया वेदांत में अच्छी तरीके से बताई है। और कोल्हटकर सर के एक बंधु, उन्होंने किसी को सिखाई थी ये पंचीकरण प्रक्रिया वेदांत शास्त्र से। वैद्य था। लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं तो शायद हमें समान प्रत्यारब्ध या विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। और दोनों का स्टडी करके वास्तव में द्रव्य गुण विज्ञान में इसके बारे में बहस होनी चाहिए, द्रव्य गुण विज्ञान के विषय में इस प्रकार से। लेकिन वहां भी इस प्रकार की बहस नहीं है और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है इस प्रकार से। तो शायद ये लोगों के लिए भी अजीब बात, इस प्रकार के पूरे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके लिए भी अजीब बात होगी। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। बायोकेमिस्ट्री एक अलग तरीके से उभरी है, लेकिन उसके बारे में भी ज्यादा बहस नहीं हुई है। बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार से द्रव्यों के बारे में सोचती है और उनका औषधि में प्रयोग किस प्रकार से सोचती है, इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं है। जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनके बारे में बायोकेमिस्ट्री को भी पता नहीं है। जब यहाँ पे ये ताम्र भस्म और लोह भस्म पर प्रोजेक्ट हुआ था स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, और पाध्य करके केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के उसमें शामिल थे, और उस शुरू में सभी वैद्यों का कहना था कि भस्म जो है वो ऑक्साइड है। और पाध्यकर उससे उद्विग्न हो गए, बोले ये मालूम नहीं है इनको कुछ, फिर भी बोलते जाते हैं ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑक्साइड नहीं है, वो तो काफी कॉम्प्लेक्सेस है इस प्रकार से, बायोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस है। और वो अलग अलग तरीके से बनते रहते हैं। अगर आप शुद्धि प्रक्रिया अलग करते हो, अगर मारण प्रक्रिया अलग करते हो, तो ये कॉम्प्लेक्स बदलते जाते हैं। तो हमें ताम्र भस्म किसमें प्रयोग करना है? महालक्ष्मी विलास में प्रयोग करना है, चंद्रकला रस में प्रयोग करना है, उसके मुताबिक उसकी कार्मुकता बदलेगी। आरोग्यवर्धन में प्रयोग करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो फिर उसके लिए शोधन मारण अलग अलग होने चाहिए। मुझे किस काम में उसको प्रयोग में लाना है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो अलग तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे। हम शायद उसको पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे, मालूम नहीं इस प्रकार से। जितना कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर जो बहुत सारे एलोपैथिक दवाइयां निकल आई उसमें से, उनके गुणकर्मों के बारे में कुछ कुछ मालूम पड़ा, और भी मालूम पड़ता रहा इस प्रकार से। एस्पिरिन को एंटीपायरेटिक एक्टिविटी है, स्वेदल है इस प्रकार से, एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, और बाद में एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी है। तो सीधा उसका प्रयोग मेडिसिन में किया जा रहा है। तो ये भी गलत बात। उसके बाकी इफेक्ट्स क्या है, उसका संगठन क्या है, हमारे यहाँ जो बात की गई है वो पंचमहाभूतों के आधार पर विचार है सर। और पंचमहाभूतों के आधार पर कैसे इसके बारे में सोचेंगे, ये एक अलग इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। इसलिए रसवीरी विपाक प्रभाव ये तरीका है, इसमें जो बैठता नहीं है, समान प्रत्यारोपित द्रव्य से भी इसी में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनके बारे में, गुणकर्मों के बारे में। लेकिन विचित्र प्रत्यारोपित कैटेगरी भी है इसके बावजूद, इस प्रकार से अलग की कैटेगरी है, और उसके बारे में कैसे जानेंगे, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है,
और HPTLC वगैरह वगैरह काफी बातें हैं। उसके आधार पर अगर हम समान प्रत्यय द्रव्य विचित्र प्रत्यय द्रव्य के बारे में सोच सकते हैं, तो शायद उसके गुणकर्मों के बारे में पता चले। हमारा रस विज्ञान सब्जेक्टिव है कि किसी को ये मधुर रस लग रहा है, बहुत ज्यादा मधुर रस लग रहा है, कम लग रहा है, इस प्रकार का उसमें सब्जेक्टिविटी रहेगी। लेकिन उसमें अगर ऑब्जेक्टिविटी आ सकती है, यंत्रों के द्वारा हम रस के बारे में सोच सकते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शब्द, स्पर्श, रूप, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन हो गया है। और इसीलिए रेडियो से लेकर टीवी और मोबाइल और सभी में हम कहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाकर उसका फिर रिप्रोड्यूस शब्द या रूप या आकृति वगैरह वगैरह, ये हम देख सकते हैं। लेकिन रस और गंध के बारे में ये नहीं हुआ है अभी तक कि उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्जन नहीं हुआ है। अभी एक बीच में बात चली थी कि ये टीवी जो है उसमें ये रिसेप्टर्स होंगे। खाना खजाना जैसे जो टीवी प्रोग्राम्स है, तो खाना बनाते समय रूप का ग्रहण हो जाता है। शब्द जो है वो ग्रहण किए जाते हैं, वो एक्सप्लेन करता है, वीडियो बनता है, तो शब्द और रूप का ग्रहण हो जाता है प्रकार। लेकिन उसमें जो स्मेल आ गई है, आ रही है, खुशबू आ रही है खाना सब बनाते समय, वो कैश नहीं हो रही, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्जन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्जन नहीं हुआ। वो अगर कन्वर्जन हो जाए और वो भी उसके साथ जुड़ जाए, तो जब हम ये रेसिपी देखेंगे टीवी पर, तो टीवी में वो कैच करने की क्षमता होनी चाहिए और डिस्प्ले करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हमें वो गंध आने लगेगा जो वहां पे बन रहा है, इस प्रकार से। टेस्ट अगर हम करते हैं उसकी, तो उस टेस्ट के बारे में भी हमें एक आर्टिफिशियल टंग बनानी है कि जो द्रव्य के रस को समझ सके इस प्रकार से। और फिर वो आर्टिफिशियल टेस्ट यानी कि जिह्वा पदार्थ बनाते समय अगर प्रयोग में लाते हैं, तो वो भी रस हमें पता चल जाएगा हमारे घर पे, इस प्रकार से कि इसका टेस्ट इस प्रकार का आता है वगैरह। और फिर भी ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक ही टेस्ट नहीं है। दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो मूल दाल का जो रस है वो भी उसमें शामिल होगा, या सब्जी का रस शामिल होगा। और फिर नमक डालते हैं, तीखा डालते हैं, हल्दी डालते हैं, हींग डालते हैं वगैरह वगैरह, मसाला डालते हैं। मसाला के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है। तो इससे जुड़े रस और गंध है। और रसगंध अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्ट हो पाते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी और किसी नए द्रव्य के रस के बारे में हम सोच सकेंगे कि इसका रस ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर कौन सा है, इस प्रकार से। तो इन तीनों का तो उन्होंने कर दिया कि शब्द का कर दिया, रूप का कर दिया, इस प्रकार से। स्पर्श का भी कर दिया, सेंसर्स है अभी। और फिर सेंसर्स के जरिए आप समझ पाते हैं कि ये कितना गर्म है, ठंडा है वगैरह वगैरह, इस प्रकार टेम्परेचर सीधा बता सकते हैं। तो शब्द, स्पर्श और रूप तक हो पाया, रस और गंध के बारे में नहीं हुआ। तो ये अगर बात होती है, तो शायद हम कौन से रस है, कौन सा गंध है, इसके बारे में सोच सकेंगे, पहली बात। फिर रस के अनुसार वीर्य विपाक है क्या, ये देखने की कोशिश करेंगे।
अगर अनुकूल है तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, समान प्रत्यारोपित द्रव्य है तो रसक के आधार पर उनके वीर्य विपाक के बारे में कह सकेंगे। नहीं है, अगर वो अलग है तो विचित्र प्रत्यारोपित द्रव्य समझ कर लेना चाहिए। और फिर उस अवस्था में किस प्रकार से महाभूतों का संगठन हुआ है इसके बारे में सोचना है। तो ये अगर हम महाभूतों के बारे में सोच सकते हैं तो महाभूतों को भी अलग करना ये भी एक अलग बात है। तो ये द्रव्य पार्थिव है, ये आकाशीय है, ये वायवीय है, ये तेजस है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स उसके लिए भी होने चाहिए। और फिर बाहर निसर्ग में किस प्रकार के रस निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है? 6 ऋतुओं में 6 रस निर्माण होने के बारे में बताया गया है। मापन कैसे करेंगे? और उस ऋतु की ऐसी क्या महिमा है कि इसमें रसों के जो महाभूत बताए गए हैं, क्ष्मांबोग निक्ष्मांबु तेजख वायवद निललगो निलयहि वेलवणिक कर्माद्भुतेर मधुरादि रसोद्भवा। तो संभवतः ये बात है कि अगर पृथ्वी और जल महाभूत का प्राधान्य सृष्टि में हो जाता है तो मधुर रस निर्माण होता। तो कौन से सीजन में कौन से रस वाले द्रव्य ज्यादा उगते हैं, प्रभावशाली होते हैं, ये अगर हम समझ पाएंगे तो वहां का जब महाभौतिक विघटन है उस क्षेत्र का, सॉइल का या फिर उस बीज का, उसके बारे में थोड़ी बहस हो सकती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो सकती है। और फिर वही महाभौतिक संगठन अगर हम अन्न में पाते हैं इस प्रकार से, जो तैयार अन्न है, तो रॉ अन्न से लेकर कृतान्न वर्ग तक, कृतान्न में भी पेया विलेपी वगैरह ओदन इस प्रकार से, और बाकी सब्जी दाल वगैरह काफी कृतान्न वर्ग है इस प्रकार से। लेकिन मूल द्रव्यांक का गुणधर्म क्या है और कृतान्न के गुणधर्म क्या है, क्योंकि इसमें बाकी सब चीजें ऐड होती रहती है और उसकी मात्रा के अनुसार उसके परिणाम रहेंगे। अगर तीखा ज्यादा डालेंगे तो तीखा हो जाएगी, मसालेदार ज्यादा डालेंगे तो मसालेदार हो जाएंगे, मसाला ज्यादा डालेंगे तो मसालेदार हो जाएगी वगैरह। ये फिर भी हम समझ सकते हैं कि अरे नमक ज्यादा हो गया तो ज्यादा नमकीन इस प्रकार की हो गई इस प्रकार। लेकिन ये संयोग से जो रस बनता है उसका रिजल्टेंट टेस्ट बनती है, ये संयोगात रस रस वगैरह जो है वो अलग अलग बनते हैं। जैसे कलर्स 3 ही बताते हैं मूल इस प्रकार से, या हमारे हिसाब में 7 बताता है, ताना पीही निपाशा इस प्रकार। लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से जो रंग सृष्टि बनती है तो ये बहुत अजीब होती है। दो रंगों के मिश्रण से कुछ अलग निकल आता है, रंग निकल आता है इस प्रकार से। तो ये परिवर्तन कैसे होता है और उसको क्या कहेंगे? अभी तो कलर पैलेट अवेलेबल है कंप्यूटर में। तो उसके जरिए हम इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं कि किस कॉम्बिनेशन से ये बन रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार का रस का पैलेट नहीं है, रस का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं है। तो मधुर अम्ल इकट्ठा आने के बाद क्या होता है, मधुर अम्ल कटु इकट्ठा आने के बाद क्या होता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें। और फिर उसमें संस्कार भी है, उसको भली भांति पकाना ये भी एक बात है। उसका एक क्रम है, पहले तड़का देना है, फिर ये पानी डालकर पकाना है, फिर ढक्कन रखना है नहीं रखना है वगैरह वगैरह, काफी बातें। तो इन सभी के आधार पर रिजल्टेंट जो भी रस होगा वो केवल मधुर, केवल अम्ल, केवल कटु इस प्रकार का नहीं होगा, एक कॉम्बिनेशन होगा इस प्रकार से। और संयोगात रस वगैरह जो बताते हैं ये अलग बात हुई। चतुष्षष्ठी इस प्रकार के जो संयोग रसों के बारे में बताए बताए हैं इस प्रकार।
तो इसमें एक रस उसके साथ दूसरा रस, तीसरा रस वगैरह ऐसे करके कॉम्बिनेशन, फिर दो रस, तीन रस, चार रस, पांच रस, छह रस, इस प्रकार कॉम्बिनेशन बताते हैं। फिर भी उसमें वो सभी रस प्रतीत होंगे ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। उससे कुछ और बनता रस बनता रहता है, लेकिन जैसे दोष तीन ही है और उनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे 63 का कॉम्बिनेशन हो जाते हैं और बहुत सारे विकार बनते हैं। उसी प्रकार से और संयोगात रसरुधिराभिशाम दोषावस्तु क्षय समता विवृत्ति भेद ही अनंत्यंतन ततरतमतो प्रयोगतश्च यातान जानियाद अवहित मानसो यथा निर्मात्र कहा गया है। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद में संशोधन होना है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से संशोधन होना है, तो ये काफी मुद्दे हैं कि जिसमें हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इसमें आयुर्वेद नहीं छूटना चाहिए। ये सब करते करते हम केवल आधुनिक तरीके से ही देखते रहेंगे और आयुर्वेद भूल जाएंगे कि उसमें ये रस है वगैरह। तो पहले रस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, महाभूत कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यही पहले रिसर्च होना चाहिए। ये बात अगर होती है तो किसी भी नवे नए द्रव्य के बारे में हम जरूर सोच सकते हैं कि इसका रस क्या है, प्रधान क्या है, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। हम खुद टेस्ट करके भी देखेंगे, उसमें भी संदेह नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। उसी प्रकार से दे रसम का कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या होता है इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम देखने की कोशिश करते हैं उसको, जैसे रंगों के बारे में कलर पैलेट होता है उस प्रकार से रसों के मिश्रण से क्या होता है, ये भी बात एक बार देखनी चाहिए इस प्रकार से। और फिर संस्कारों से किस प्रकार का गुणांतराधान हो रहा है, ये भी बात हमें देखनी चाहिए। तो ये सभी बातें होगी तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर आयुर्वेद एक शास्त्र कैसा है इनके बारे में हम बहस कर पाएंगे। नहीं तो आज की साइंटिफिक कम्युनिटी है ये सब मानती है ये महाभूत वगैरह सभी सभी जो विचार है इसके बारे में, ये सब पुराने विचार है, कौन ढूंढेगा। केवल ये कहते हैं इसलिए हम इस पर विश्वास करते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बात बनेगी, और टेक्नोलॉजी अभी काफी एडवांस है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ हमारे हाथ में जरूर लगेगा, इसमें भी संदेह की बात नहीं है। और जब तक हाथ में कुछ लगता नहीं तब तक प्रयास करते रहना है, यही ठीक है इस प्रकार से। तो मेरा तो एक सुझाव था कि आयुर्वेद में ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए कौन से स्तर पर क्या क्या प्रयास करेगी, यही पहले रिसर्च हो जाए। जो सभी ने अभी रस की बात कही, महाभूतों की बात कही, गंध की बात कही, इस प्रकार से। वैसे सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, इसमें आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन कैसे आए, या ब्लड टेस्ट में आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन कैसे आए। मैंने जब बात की थी कि वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट रक्त के बारे में हमें सोचना है इस प्रकार से, या मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा कोष इसमें इन्वॉल्व है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, और स्कैनिंग के जरिए अगर हम उस तक पहुंचते हैं, ये भी ठीक है। क्योंकि ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, किसी न किसी तरीके से उसमें ऑब्जेक्टिविटी लाते हैं, कलर चेंज कैसे होता है, किस प्रकार के अगर देखेंगे तो शायद बात बनेगी। और इसलिए विचित्र प्रत्यार द्रव्य, समान प्रत्यार द्रव्य कैसे ढूंढेंगे टेक्नोलॉजी के आधार पर, ये भी एक बड़ा मुद्दा इस प्रकार का हो सकता है। तो सभी इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचे, और अगर कहीं मौका मिलता है कहीं भी किसी भी लेवल पर, चाहे सीसीआरएस के लेवल पर हो, चाहे आयुष के लेवल पर हो,
या खुद का रिसर्च लैब हो, उसमें हम कोशिश करते हैं। शुरू में तो हमें ही इसमें पैसा डालना पड़ेगा। जैसे मैं प्रातिपदिक कोश का काम कर रहा हूँ, मैं ही खुद पैसा डाल रहा हूँ इस पर। लेकिन मुझे मालूम है कि इससे क्या निकलने वाला है, स्पष्ट रूप से मुझे कल्पना है। जब बाहर आएगा तो पता चलेगा कि हाँ, ये इस प्रकार से भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके काम हो सकता है। इस प्रकार से कानपुर में एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने ईसीजी की तरह मशीन बनाई है जो धातु दोष के बारे में भी बताती है। हमने खुद जाकर देखा है, मॉडर्न से उनकी रिसर्च ज्यादा एडवांस है, गवर्नमेंट अप्रूव है। ठीक है, डिटेल्स शेयर करो। मैं तो यही चाहता हूँ इस प्रकार से। तो इसके आधार पर अगर हम दोष धातु मल के बारे में सोच सकते हैं, इसके आधार पर ओज के बारे में सोच सकते हैं, इसके आधार पर स्रोतस के बारे में सोच सकते हैं, तो ठीक है ना, हमारा डायग्नोसिस बन जाएगा। अभी कैंसर में स्रोतस का निश्चय करने के लिए स्रोतदृष्टि कारण, स्रोतदृष्टि लक्षण और अवयव, इनके आधार पर मैं कर रहा हूँ और फिर उसके पाचक प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन किसी दूसरे तरीके से अगर हम ये स्रोतस इनमें इन्वॉल्व है, इस प्रकार के नतीजे पर आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। तो पूरे जमाने को बताने के लिए अच्छा रहेगा, पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को बताने के लिए अच्छा होगा। जैसे अब उन्होंने ये सेल टाइप है और उसके लिए ये केमोथेरेपी है, ये डिसाइड किया है। उसी प्रकार ये धातु इन्वॉल्व है, इसलिए ये इस धातु पाचक का प्रयोग करना है, ये हम बता सकेंगे। तो उस प्रकार से औषधियों का प्रचलन होगा। तो किन किन चीजों में हम इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स निर्माण कर सकते हैं, ये जो भावी साठे सर का जो प्रयोग था, प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्निमांद्य बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग, ये भी इस प्रकार का अनूठा प्रयास है। ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है, आपको सिर्फ वजन करते रहना है और वजन कितने घंटों में नॉर्मल हो जाता है, पहले वजन पर आ जाता है, ये देखना है। तो इन सभी बातों से काफी अच्छी शुरुआत हो सकती है। और फिर हमारा ज्ञान हमें नहीं भूलना है कि जो मूल है। मैंने एक एसआर जोशी का लेक्चर सुना था जब मैं सेकंड ईयर में वगैरह इस प्रकार का था। एसआर जोशी एक्चुअली सांगली के कॉलेज में थे और सर्जन थे। उन्होंने लेक्चर दिया था अंग्रेजी में, बहुत बड़े अच्छा अंग्रेजी में लेक्चर दिया था। और वही महाभूत वगैरह रस वगैरह इसके बारे में, द्रव्यगुण के बारे में लेक्चर दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने जो कुछ इस प्रकार के चंद व्याख्यान सुने हैं जिसमें वक्ता जो है वो माहिर है अपने उस क्षेत्र में, इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान देते हैं। इस प्रकार से वेंकटेश शास्त्री जोशी का मैंने संस्कृत में इस प्रकार का व्याख्यान सुना था, वो भी मुझे याद है। कितना अच्छा संस्कृत में व्याख्यान हो सकता है, ये भी अंग्रेजी में कितना अच्छा व्याख्यान हो सकता है। ओघवती वाणी जिसको कहते हैं, इस प्रकार से वो था। और सब्जेक्ट अलग था, उनकी तो सर्जरी प्लान ये थी, ब्रांच थी, लेकिन द्रव्य उनके बारे में होने वाला था। यहाँ कार्य चिकित्सक की बजाय आईआईटी वालों का है, पर आईआईटी वालों को दोष धातु मल का कंसेप्ट समझाना होगा। ये काफी मुश्किल मामला होता है। मैं जानता हूँ कि हम ही से कुछ लोग इसमें दिलचस्पी ले, वैद्य जो वैद्य है, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर है अच्छे तरीके से, और उनकी दिलचस्पी कंप्यूटर में है। इस प्रकार से एक अच्छा नमूना रसिक पावस्कर सर है, जिसका कंप्यूटर का ज्ञान अच्छा है, इसीलिए उन्होंने वैद्यराज नाम का सॉफ्टवेयर बनाया। अब मुझे क्या करना है ये उसको भली भांति पता है। किस प्रकार का आउटपुट देना है, इसके लिए इनपुट क्या चाहिए, ये इसके बारे में उसको पता है। तो अगर वैद्यों में से कोई कंप्यूटर में इस प्रकार से तरक्की करता है तो ये पॉसिबल होगा। उनको समझाना काफी मुश्किल काम है। हमारे साथ राजन वाघ काम कर रहे हैं,
प्रातिपदिक कोश में काफी वर्षों से काम चल रहा है, तो अभी उनको काफी कंसेप्ट समझ में आ रही है। लेकिन जब हम त्रिस्कंद कोश में काम कर रहे थे तो हमारा यह अनुभव रहा कि कितनी भी समझाने की कोशिश करे, वो उनके दिमाग में बात बैठती ही नहीं है। मैंने तो कंप्यूटर सीखा नहीं था। त्रिस्कंद कोश में आ गया तो कंप्यूटर को पाला पड़ा इस प्रकार से। तो हम मेन बिल्डिंग में जाकर कंप्यूटर पर काम करते थे, और उस जमाने में ये बहुत ही प्राइमरी लेवल का कंप्यूटर था। हार्ड डिस्क उसकी 20 MB की थी। और एक फ्लॉपी ड्राइव होता था 1.2 MB का और 1.44 MB का, इस प्रकार का, और 20 MB की हार्ड डिस्क। और फिर भी उस पे काम चलता था, परीक्षा विभाग का काम चलता था। तो वो बगल में बैठे थे, गौड़ी करके थे परीक्षा विभाग का काम करने वाले। तो हमने उनको बहुत तंग किया कि ये बताओ डाटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बताओ। मुझे जानकारी चाहिए, इस प्रकार से। उन्होंने भी काफी मदद की, नहीं तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता इस प्रकार। लेकिन जिस प्रकार से मैं डेवलप हुआ त्रिस्कंद कोश के जरिए, कंप्यूटिंग का किस प्रकार से प्रयोग करना है आयुर्वेद में, कंप्यूटर का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का, आईटी का प्रयोग कैसे करना है, तो अभी मुझे तो मालूम है कि ये चीजें कंप्यूटर के जरिए हो सकती है। इतना तो मुझे ज्ञान हो गया। फिर बात ये है कि ये दूसरे को कैसे समझाए, आईटी वालों को कैसे समझाए कि ये मुझे इस प्रकार का चाहिए। उनको शब्दों से लेकर सभी कंसेप्ट सभी नया है, कुछ पता नहीं लगता क्या क्या बोल रहे हैं आप, इस प्रकार से। और फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ऐसे हालात में हमें उतना कठिन नहीं है कंप्यूटर में एक्सपर्टाइज पाना। आईटी जैसा हम पा नहीं पाएंगे, ये सही है। लेकिन फिर भी जिसको इसमें दिलचस्पी है वो उसमें तरक्की जरूर कर सकता है, उसमें संदेह की बात नहीं। मैं और रसिक ने इसके बारे में संगोष्ठी की थी, और कहाँ कहाँ आईटी फील्ड का आयुर्वेद में उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने काफी गहराई में जाकर सोचा था। ये ई लर्निंग की जो प्रोसेस है, ई बुक्स होनी चाहिए, इनसे एनसाइक्लोपीडिक बुक होनी चाहिए, और फिर राइट माउस क्लिक पर काफी जानकारी हमें मिल सकती है, वो जोड़ देनी चाहिए। टीका जो है उसमें, या टीकाओं में जो लक्षण वगैरह बताए गए हैं, डेफिनेशन दी है, वो उससे कैसे जोड़ेंगे, उसका अर्थ कैसे जोड़ेंगे। अर्थ जोड़ने के लिए शायद हमें आयुर्वेदीय शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। और मुझे आश्चर्य लगा, हिरवाणी जो केमिस्ट्री के हैं, उन्होंने पहले ये सुझाव रखा कि आप आयुर्वेदीय शब्दकोश को हिंदी अंग्रेजी में करो। जो अभी मराठी और संस्कृत में है, तो हिंदी अंग्रेजी में करो, कम से कम अंग्रेजी में करो। वहाँ सभी संदर्भ है ग्रंथों के, तो उसके आधार पर हम काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो शायद आप में से जिन लोगों को दिलचस्पी है कंप्यूटर में, उनके लिए एक अलग लेक्चर कर सकते हैं। माय हस्बैंड इज प्रोफेसर इन आईआईटी। We discuss lot of things. He knows many concepts of Ayurveda. He also suggested to develop software for my clinic to manage data. लेकिन ये काफी सिंपल है, आसान है। ऐसे डेटा मैनेजमेंट के काफी सॉफ्टवेयर उपलब्ध है बाजार में, आज भी उपलब्ध है। रसिक पावस्कर का भी है, हम भी कुछ बना रहे हैं। तो इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। रमा जयसुंदर, या रमा रमा जयसुंदर, ऐसा ही लगता है मुझे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने है। वो बेसिकली पीएचडी इन फिजिक्स है, और फिर आयुर्वेद में आई है, बीएमएस में आई। तो ये एक अच्छी औरत हो सकती है
इन सभी चीजों को देखने के लिए हम जब मिले थे तब मैं आप तक करके एक ग्रुप बनाया था। आगे कुछ हुआ नहीं उसका क्योंकि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर कि किस तरीके से आयुर्वेद पढ़ाना है। एक मेरा सुझाव ऐसा था कि जो भी रिसर्चेस होते रहते हैं उसमें से 90% या उससे भी ज्यादा रिडंडेंट है, कोई मतलब नहीं है उसका, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर भी 5-10% जो होंगे वो तो प्रचलन में आने चाहिए। जैसे कि भावी साठे का रिसर्च है, तो वो तो प्रचलन में आना चाहिए, पता होना चाहिए उसके बारे में। हमने डायटेटिक्स के कोर्स के बारे में जो कुछ रिसर्च किया वो भी इस प्रकार का अच्छा था। तो मैं मानता हूँ कि ये रोजाना एक सर्कुलेशन में आना चाहिए। अभी हम ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद में सीखने लायक कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से ये तो पूरी गलत बात है। आयुर्वेद सागर है ज्ञान का। हम कितना सीख पाएंगे ये एक अलग बात रहेगी, और एक एक व्यक्ति का जीवन केवल एक मुद्दे को समझने में जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में उसके बारे में विचार ही नहीं है तो कैसे होगा। ये सब शिक्षा पद्धति से जुड़ा है और शिक्षा पद्धति पूरी बिगड़ गई है। तो इसीलिए हमने गुरुकुल का जिक्र किया, गुरुकुल का आरंभ किया, आज भी चल रहा है इस प्रकार से। और उसके जरिए जो अध्यापक बनेंगे, उसके जरिए जो प्रैक्टिशनर्स बनेंगे, रमा जयसुंदर दिल्ली में है, आयुष डिपार्टमेंट में ही है शायद। जांच के आधार पर कैसे विचार किया जा सकता है सर कि सारकीय विभाजन प्रॉपर होने में कितना कितना कितनी कमी रह गई, किस धातुगत लेवल वातु पित्त का परिस्थिति क्या है, किसी की धात्वग्नि भूताग्नि जांचों की क्या स्थिति है, ये सब देखना चाहिए। उसके बारे में आणि साठे सर रिसर्च नेम आणि कुठे मिळेल. प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्निमांद्य बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग, ये उनका MASc का थीसिस था। भाभी साठे सर पुणे में ही ज्यादातर रहते हैं। उनके पास तो जरूर होगा। अ, लेकिन एक उनका घर कोकण में भी है, कोकण या पनवेल या ऐसा कुछ है। तो दूसरा एक लड़का वहाँ एक लड़का यहाँ, इस प्रकार का कुछ है। तो कहीं कभी यहाँ कभी वहाँ, अब अभी तो काफी तो रिटायर जैसे हो चुके हैं। मालूम नहीं अभी कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन ये रिसर्च जहाँ पे उन्होंने किया वहां पे मिलेगा, लेकिन भावी साठे सर मौजूद है तो उनके साथ से पास से मिल सकता है। मैम, डेवलपमेंट ऑफ डाटा इज नॉट ए स्पेसिफिक आयुर्वेदिक वर्ड, वी आर थिंकिंग इन डिफरेंट वे। ओके। तो ये एक हिस्सा है डाटा मैनेजमेंट, ये पेशेंट का डाटा मैनेजमेंट। काफी लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। विलोक भारतीय ने भी इसके बारे में डाल दिया है इस प्रकार से। उसका तो सॉफ्टवेयर है, अवेलेबल है इस प्रकार से। रसिक का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अहमदाबाद की एक संस्था है, उसका भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो सिर्फ बात यह है कि हमें क्या चाहिए, ये हमें निश्चित होना चाहिए। तो एक छोटा हिस्सा है इस प्रकार का। वैसे पूरे तरीके से इसके बारे में आईटी के बारे में सोचेंगे तो काफी बड़ा इस प्रकार का एक क्षेत्र है। मेरा मेरा एक व्याख्यान है आयुर्वेद क्षितिज करके, होराइजन्स ऑफ आयुर्वेद, जिसमें मैंने काफी बातें की है कि जिनकी खेती है वो नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़े, पेड़ पौधों को उगाए इस प्रकार से। जिनको
किसी संगीत में वगैरह रुचि है, वो उसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में सोचे। जिसको फोटोग्राफी की हॉबी है, वो उसके बारे में कुछ सोचे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारा मूल क्षेत्र आयुर्वेद रहेगा, लेकिन उसमें भी काफी क्षेत्र ऐसे हैं कि जो अनटच्ड है अभी। तो उनके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं, कुछ प्रचलन में ला सकते हैं इस प्रकार से। और ये अलग बात है, जो रिसर्च की बात मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े, आईटी से जुड़े रिसर्च की बात कर रहा हूँ, वो अलग बात है इस प्रकार से। लेकिन सोचने वाले कम, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कम इस प्रकार से। कोलटकर सर के जरिए मुझे त्रिस्कंद कोश में कार्य करने का अवसर मिला, फिर विजन डेवलप हुई, फिर मैं अभी प्रातिपदिक कोश का काम कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। ऐसा किसी भी के व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, अगर उस दृष्टि से हम सोचते हैं। कोलटकर सर का ये भी कहना था कि बेयर मिनिमम अध्ययन क्या होना है, ये भी डिसाइड करना है फर्स्ट ईयर से लेकर। इतना कंठस्थीकरण आवश्यक है, इतनी टीकाओं का पढ़ना आवश्यक है, ये कंसेप्ट समझ लेना आवश्यक है, शायद प्रैक्टिकल सर उसके बारे में सोचेंगे। ऐसे फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक, या एमडी के फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक अगर हम डिसाइड करते हैं और छात्र उस प्रकार से अध्ययन करते हैं, तो हमारा आयुर्वेद का बेस अच्छा बनेगा। और फिर हम इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि और क्या कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च टेक्स प्लेस स्टेप बाय स्टेप, प्रॉब्लम, परिकल्पना, प्रयोगीकरण, इंडेंटेशन और कंक्लूजन। सही है, लेकिन हमारे ग्रंथों में भी जो प्राचीन पद्धति इस प्रकार की है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये सभी जगह है कि अगर हमें ये करना जरूरी है, ये हम समझ पाते हैं, तो फिर उसकी दिशा में विचार करना आरंभ करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी लाना जरूर है, ये विचार करेंगे तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स किसके बारे में और कैसे डेवलप करेंगे, ये बात सामने आएगी इस प्रकार। और फिर उपलब्ध सामग्री क्या है, और उसके आधार पर क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये बात बनेगी इस प्रकार से। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी इसके बारे में गहराई में जाकर सोचे, जो भी हम कर सकते हैं वो करें, आरंभ करें, कुछ ना कुछ आरंभ करें इस प्रकार से। और जहां कहीं अगर मौका मिलता है किसी बड़े क्षेत्र में इस प्रकार से, तो वहां पे जाके फिर उसका फायदा उठाना है। ये अगर कर पाएंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। दोषेषु कार्यं कटुतिक्त कषायत्वात् हरति कि कफम, स्वादस्य कृत कषायत्वात् पित्तम, अम्लत्वाच्च वातं हन्ति। एवं त्रीनपि दोषान् शमयति हरति प्रभावात्। विशेषेण अस्याः उष्णवीर्यं वातं शमयति पित्तं च प्रकोपयति। तो ये वास्तव में पित्त का प्रकोप उससे नहीं होना है, लेकिन उष्णवीर्य होने के कारण कभी कुछ मरीजों में इस प्रकार से तकलीफ होती है, तो फिर वहां अमलकी का प्रयोग करना अच्छा है क्या, ये जरूर सोचेंगे इस प्रकार से। हरितकी धातून वर्धयति, तत्र विशेषेण मांसधातुं वर्धयति। ये गोवा फड़की की खासियत है। तो विशेषतः धातु के ऊपर, मल के ऊपर उन्होंने कार्य के बारे में जिक्र की है। अब ये पता नहीं है किस आधार पर उन्होंने ये विधान किए हैं इस प्रकार से। या केवल उनके अनुभव के आधार पर विधान किए हैं। तो मांस धातु को वर्धन करती है। मांस धातु कथम क्लेदम शोषयित्वा मांस धातु गणान वर्धयति हरित। तो उसमें जो क्लेद है उसका शोषण करते मांस धातु के गुणों को वर्धन करती है। तथा च मांसस्य अग्निं वर्धयित्वा मांसाश्रित दोषान् पचति। तो का मांस तत्व का जो अग्नि है उसका वर्धन करके मांसाश्रित जो दोष है उसका पचन करते हैं। मांस धातु मलान खेभ्या बहि क्षिपति, उत्तर मांसला अमृता प्रोक्ता।
धातु मांस धातु सामान्यत मांसम वर्धये। तो अमृता मांसल कही जाती है। अमृता का मतलब हरित की भी है, अमृता का मतलब गुड़ची भी इस प्रकार का है। और मांस धातु मलान खेब्या बहिक्षेपति, मांस धातु के जो मलय है वो बाहर निकाल देती है। समस्या तो आ रही है, परिकल्पना है तो एक बृहद आयोजन कर समस्या का जिक्र कर विद्वज्जनों की अलग अलग परिकल्पनाएं आमंत्रित है। प्लीज सेंड लिंक टू डाउनलोड दिस बुक। विच बुक? कौन से बुक के बारे में बात की? अभी वेणुमाधव और शास्त्री जोशी जी का कहना था कि तद्विद्य संभाषा हम किसको कहेंगे? तद्विद्य है ही नहीं। वेणुमाधव शास्त्री जोशी की जो समझ थी, उस समझ के आसपास भी पहुंचने वाले वैद्य नहीं थे। उन्होंने तो 35 बरस के बाद आयुर्वेद सीखना शुरू किया। खड़ी वाले वैद्य ने भी मिलिट्री से रिटायर होने के बाद आयुर्वेद सीखना शुरू किया इस प्रकार। लेकिन तद्विद्य संभाषा गोहा गोहा पढ़के द्रव्य गुण विज्ञान। ओके। ये तो भेज सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि किनसे बात करेंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, या हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कि जो बुजुर्ग है, जिन्होंने कुछ अलग सोचा है, जिनका आयुर्वेद का अध्ययन अच्छा है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। ऐसे कितने लोग भारत भर में हैं। तो ये ढूंढना पड़ेगा। और फिर मूल ग्रंथों से जिनका संबंध है वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर इस प्रकार के। तो ये भी काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो मैं अभी समझता हूँ कि छात्रों में से ही नए नए छात्र जो उभर आए हैं, उन्हीं के बारे में सोचे तो वो अच्छी तरीके से अगर बनेंगे तो एक अच्छी शुरुआत इस प्रकार की हो सकती है इस प्रकार से। तो हरितकी के बारे में ये जो बात उन्होंने कही कि ये मांसो धातु का वर्णन करते हैं। आज अजीब बात थी, मेरे पास एक प्रतिष्ठा की केस थी और काफी दवाइयों के प्रयोग करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मूल रूप से मैंने देखा कि कफ का निर्माण ही ज्यादा हो रहा है, जो खमल है इस प्रकार। तो उसकी पुष्टि करने के लिए मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे कान में भी ज्यादा मल निर्माण होता है क्या, कर्ण गुथक इस प्रकार का। तो एकदम आश्चर्यचकित हुआ। तो आज तक किसी ने ये सवाल मुझे पूछा नहीं है, लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि बार बार मुझे कान से मल निकालना पड़ता है, ज्यादा निर्मित होती है। तो मैंने कहा ठीक है, ये मांस धात्वग्नि ठीक काम नहीं कर रहा, मांस कम बन रहा है और मल ज्यादा बन रहा है इस प्रकार से। तो उसको मांसवाचक सिद्ध घृत मैंने प्रयोग किया, और वो करने से ये मल कम हो गया, मांस धातु की पुष्टि हो गई, और सर्दी जुकाम जो चल रहा था, प्रतिशाय चल रहा था, वो भी ठीक हो गया। शायद अभी मालूम होता तो मैं कदाचित हाइरोथिक का प्रयोग करता। मैंने उस समय में तो मांसपाचक सिद्ध घृत इसका प्रयोग किया था। मांसाग्नि कम। ऐसा नहीं है, तेषाम साधा ते दीप्तिभ्याम धातु वृद्धि क्षयोद्भव, मांस का क्षय और मल की वृद्धि इस प्रकार। तो धात्वग्नि की वृद्धि है इस प्रकार से, और फिर उसको ठीक करना है। तो स्वस्थानस्य कायाग्नि रंशा धातुष संशतः तेषाम सादाति दीप्तिभ्याम धातु वृद्धि क्षयोद्भव। धात्वग्नि का साध होने से धातु वृद्धि, और धात्वग्नि ज्यादा होने से धातु का क्षय इस प्रकार का होता है। तो ये उस प्रकार से सोचना है। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित यहि शल्य तंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। बहुत से लोग जो नॉलेजेबल थे वो लोग अपने सीक्रेट रिवील न कर, मिट्टी में है, मिलेंगे, मिल गए। ऐसा होता है कि वो समझते हैं कि उनको ज्ञान देने लायक पात्र व्यक्ति नहीं है और फिर वो ज्ञान उनके साथ चला जाता है। बहुत से साधु महात्मा ऐसे हैं कि उनको आयुर्वेद के बहुत नॉलेज है, असाध्य रोग को ठीक करते हैं और उन्होंने कभी आयुर्वेद स्टडी भी नहीं किया। सर श्लोक लिंक शेयर प्लीज। श्लोक लिंक, कौन सी श्लोक? सर ये यादव जी त्रिकम जी की श्लोक, ये मैंने बनाई है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित ये शल्यतंत्र प्रधान, ये मेरा काव्य है, तो किसी दूसरे का नहीं है। ठीक है, वो भेज सकता हूँ मैं। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।